नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देशव्यापी महामारी में लोगों का हाल किस कदर बेहाल हुआ वो आप सब जानते हैं। लोगों ने किस तरीके से अपने आप को परेशान भी किया वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लॉकडाउन हुआ, लोग अपने घरों को लौटे और लोग परेशान भी हुए। ऐसे में सरकार पर विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए, यानी कि महामारी में खूब आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी शुरू हुआ। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप मढ़ते चले गए और इस पूरे महामारी के दौर में हम आपको लगातार कई जनप्रतिनिधियों से मिलवा रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आजमगढ़ गोपालपुर से विधायक नफीस अहमद जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नफीस जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। महामारी का दौर चल रहा है, अनलॉक 1 का ऐलान कर दिया गया। इस पूरे लॉकडाउन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लॉकडाउन के वक्त जो प्लानिंग होनी चाहिए थी वो प्लानिंग सरकार की नहीं रही और उसी का नतीजा है कि तमाम हमारे मजदूर भाई, गरीब भाई अपनी जान गंवानी पड़ी। और आज भी आप देख रहे हैं हमारे तमाम ऐसे नौजवान साथियों का जो है घटना सुनने में मिल रही है, पूरे देश से आती है कि वो आर्थिक तंगी के हालात में आत्महत्या कर रहे हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये बहुत दुखद है और जो प्लानिंग सरकार को करनी चाहिए थी वो सरकार पूरी तरीके से इसमें विफल रही। से आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो तमाम सुविधाएं जनता तक मुहैया कराई जाए। आप विपक्षी पार्टी हैं, सपा एक बहुत ही पुरानी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। अगर देखा जाए तो आपकी पार्टी क्या चाहती है, किस तरीके से कार्य हो? समाजवादी पार्टी पूरे पहले दिन से और आज तक और हर हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता जनता के बीच में जाकर उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं। आज ही हम लोगों ने एक हमारा शर्मिक भाई था जो मुंबई में नौकरी करता था, वो आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सपायर हो गया। आज ही हम लोग उसके परिवार को पहले ही आर्थिक सहायता दिए थे। आज उसके परिवार से मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो सहायता राशि 1 लाख रुपए की दी गई उसके परिवार को, आज हम लोग सब मिलकर उसके घर देकर आए। तो ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी इस महामारी में राजनीति नहीं बल्कि सेवा भाव के साथ काम कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार अपने नेता और कार्यकर्ताओं से आह्वान किए और वो लोग सड़कों पर उतरकर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही आपने देखा होगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मदद करने पे यानी राशन बांटने पे लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। यानी हम सहायता गरीबों की करने जा रहे हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे लिख दिए जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सरकार की ये नीयत आपको सही लग रही कि मुकदमे लिखे जा रहे हैं गरीबों की मदद करने पे? तो जहां तक मैं कह रहा हूं कि आप गांव के अंदर देख लें, इतनी बड़ी तादाद में हमारे मजदूर भाई अपने घरों को वापस आ गए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है और एक बड़ा परिवार उनके ऊपर डिपेंड रहता है। आज वो लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान हाल है। लेकिन सरकार की अगर काम सही किए होते तो ऐसी नौबत नहीं आई होती। अब आप एक युवा नेता भी हैं, कहीं ना कहीं तमाम युवा आपके साथ जुड़े भी होंगे। क्या लगता है युवाओं के लिए रोजगार आखिर कब तक आएगा देश में? क्योंकि सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है लेकिन तमाम युवा अभी भी परेशान हैं। अब सरकार की कोशिशों का नतीजा ये है कि सरकार ने ये कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। कोरोना वायरस तो अभी मार्च से ही लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, लेकिन आप बताओ सरकार ने अभी तक 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराया नौजवानों को? उत्तर प्रदेश में जहां पे हम लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या अभी तक नौकरी दी नौजवानों को? यहाँ पर कोई ऐसा नया उद्योग लगा हो जिससे यहाँ के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मुहैया हो सके इन 3 सालों के अंदर? ये सिर्फ और सिर्फ कर रही है खोखली ना, बातें हो एमएसएमई रही में हैं। इतने सारे पैसे निवेश किए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि रोजगार बढ़े। ऐसा है कि निवेश, देखिए ऐसा है कि पेपर पे हो रहा, जमीन पे क्या आया आज तक कोई दिखा? ये तो वही बात है कि जैसे 15 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, अभी तक नहीं आया। उसी तरह नौजवानों को कहा गया नौकरी दी जाएगी, नौकरी नहीं मिल रही। क्या लगता है किस तरीके से नौकरी आएगी?
जैसा कि मैंने कहा कि आप नौकरी विपक्षी आएगी। पार्टियां नौकरी हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? सरकार को जमीन पे काम करना चाहिए और सरकार पूरी ईमानदारी और नेक नियति से काम करे और जमीन के ऊपर काम दिखना चाहिए। नफीस जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, सरकार जरूर कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रही है और हर एक पहलू पर नजर बनाए हुए है कि जल्द से जल्द रोजगार जो है उसको बढ़ावा मिल सके। जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि गोपालपुर के आप विधायक हैं, आपके क्षेत्र में किस तरीके से कार्य हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि हमारे क्षेत्र के अंदर सरकार ने कहा कि हम पूरी प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन हालात ये हैं कि जो हमारे पीरियड में सड़कें बनी थी, नई सड़कें कोई नहीं बनी, जो पुराने सड़कें पास थी वही बनी। हमारे यहाँ जो सड़कों का काम चल रहा था वो रुक गया। आज नौबत ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत मुख्य मार्ग है, जिसके लिए मैंने कई बार पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से, सरकार से, विधानसभा में भी सवाल उठाया कि वो सड़क बननी चाहिए, लेकिन आज तक नहीं सड़क बन पाई। सड़क पूरी तरीके से खत्म हो चुकी। दूसरा, अब एक सड़क बन रही है बनारस से लेकर लुम्बिनी तक, जो एनएचआई है। हमने कई बार माननीय भारत सरकार के मंत्री जी गडकरी जी को चिट्ठी लिखी, उसके सिलसिले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लोकसभा के सांसद हमारे यहाँ से, उन्होंने भी उस पे चिट्ठी लिखी। लेकिन आज बनारस जाने के लिए आपको कम से कम यहाँ से 3 से 4 घंटे लग जाते, इतनी बुरी हालात हैं सड़क की। मैं एक छोटी सी सड़क के मुद्दे पे आप बता रहा हूं। दूसरी आप देख लें, आज जिस तरीके की महामारी चल रही है, उस महामारी के दौर में गरीबों का सही इलाज होना चाहिए। आज इलाज के नाम पर आप देख लें, हमारी सीएससी पीएससी पे लोग जाते हैं, दवाएं, जिस गरीबों का इलाज जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। जैसा कि अभी आपने कहा कि तमाम योजनाएं जो हैं सपा सरकार में पास हुए थे और अब जाकर वो रोड बन रहे हैं या फिर कोई भी योजनाएं जो है अब लागू की जा रही है तो उस पर नाम जो है वो सरकार का आ रहा है, लेकिन आपसे जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से वो योजनाएं हैं जिनको आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार अपना नाम दे रही है और वो जो योजनाएं वो बहुत पहले ही पास हो चुकी हैं? अब देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी योजना आप ले लें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी सरकार में माननीय हमारे उस दौर के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसका शिलान्यास कर दिया था। उसके 70% जो है किसानों के भुगतान हो गए थे, किसानों का भुगतान हो गया था, पूरी तैयारी हो गई थी, जो है टेंडर्स हो गए थे, काम शुरू होने वाला था। लेकिन इस सरकार ने अपना नाम करने के लिए उस सारी चीजों को कैंसिल करके, जो अखिलेश यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उस पे मंडियों का प्रस्ताव रखा था, जो वहां पे और सुविधाओं का प्रस्ताव रखा था, जो उसमें पास था, उन सारी चीजों को इन्होंने कट करके फिर से इन्होंने उसको अपना नाम चढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, अपना शिलान्यास किए दोबारा। इसी तरीके से तमाम आप जो योजनाएं, डायल 100, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि डायल 100 आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन थी। दुनिया की सबसे एक नंबर टेक्नोलॉजी की व्यवस्था पुलिसिंग में लाए थे, जिससे बहुत कंट्रोल हो रहा था, पुलिसिंग अच्छी हो रही थी। डायल 100 को आपने बताइए नाम चेंज करके 112 कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि वो अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको लाए थे। इसी तरीके से आप उठाकर देख ले, जो है हमारे समाजवादी पीरियड में कितने अच्छे अच्छे काम हुए। लखनऊ के अंदर जो है एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाया गया, लखनऊ के अंदर स्टेडियम बनाए गए, लखनऊ के अंदर जो है इंडिया का सबसे अच्छा जो पुलिस मुख्यालय बनाया गया। ऐसे ही आप तमाम ऐसी योजनाएं थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गरीब महिलाएं जो बेसहारा थी, उनको समाजवादी पेंशन योजना से उनको लाभ पहुंच रहा था। 55 लाख
ऐसी महिलाएं थी जिनको उसका लाभ पहुंच रहा था गरीबों का, इन्होंने उसको भी बंद कर दिया। हमने कहा कि अगर आपको समाजवादी नाम से दिक्कत थी तो आप किसी अपने महापुरुष के नाम से, जिसको आप मानते हो उसके नाम से उस योजना को चला देते, जिससे गरीबों का भला होता, जिनको कुछ राहत मिलती। लेकिन ये तमाम ऐसी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया। तो अब आपका यही कहना है कि तमाम योजनाएं जो सपा सरकार में लागू हुए थे वो कहीं ना कहीं उसका जो नाम है वो राज्य सरकार फिलहाल अभी दे रही है। खैर, ये तमाम चीज़ें जो है वो हम देखते रहते हैं। जो विपक्षी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं लगातार ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो खुलकर सामने आती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है, आजम खान की जो गिरफ्तारी हुई जानबूझकर एक राजनीति की गई है उनके खिलाफ? देखिए, जनाब आजम खान साहब के ऊपर इस सरकार ने जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर दी है। आप ये बताएं कि सरकार के इशारे पे आजम साहब के ऊपर तमाम ऐसे ऐसे मुकदमे लगाए गए जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपसे कहा शुरुआत में, इस सरकार की नीयत काम करने की नहीं है। ये सरकार सिर्फ भटकाना लोगों को चाहती, गुमराह करना चाहती, और भटका कर गुमराह करके ये राजनीति करना चाहते हैं। और अगर इनकी नीयत साफ रहती तो इन्होंने जो वादा किया था उस वादे को ये अमली जामा पहनाने का काम करते। आपने बताइए, इस सरकार का जब सरकार आई, इन्होंने नौजवानों से जो वादा किया उसको पूरा नहीं किया, जो छात्रों से इन्होंने वादा किया था उसको पूरा नहीं किया, जो इन्होंने कहा था कि हम इस सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे, आप बताओ कहां पे इन्होंने कोई नया काम शुरू कर दिया हो? बिजली के क्षेत्र में आप उठाकर देख लें, माननीय अखिलेश यादव जी के दौर में जो बिजली का काम जो हुआ उसको ही आज तक ये लोग उससे आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये तमाम सारी चीजें, क्योंकि ये काम पे भरोसा नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को उलझा के, मैंने बताया इस कोरोना वायरस में जहां तमाम ऐसे समाज सेवी लोग सड़कों पर निकलकर गरीब मजदूरों की, गरीबों की मदद कर रहे थे, लेकिन इन सरकार को वो देखा नहीं जा रहा था। तमाम हमारे ऐसे नेताओं के ऊपर इन्होंने मुकदमे लगा दिए कि आप मदद ना करिए गरीबों की। एक तो आप मदद नहीं कर रहे हैं, गरीब हमारा भूखों मर रहा है, सड़कों पे पैदल चल रहा है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आपका कहने का मतलब यही कि राज्य सरकार जो है वो अपने विपक्षी पार्टियों से मदद लेना चाहती ही नहीं है। नहीं, अब आप बताएं, मेरठ के अंदर हमारे नेता के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया, इसी तरीके से और जहां पे हमारे नेताओं के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। नफीस जी, देखिए सवाल मेरा वही है, आजम खान की गिरफ्तारी हुई, दोषी पाए गए वो, और आप कह रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, नहीं आप गलत कह रहे हैं, नहीं गलत कह रहे हैं, गलत आप कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। अभी आजम भाई का मामला अदालत के अंदर विचाराधीन है, ये अदालत तय करेगी कि वो, नहीं ये गलत बात आप कह रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं। ये मामला अदालत में है और ये अदालत तय करेगी कि वो दोषी हैं कि नहीं। ये कोई आप नहीं तय कर सकते, ना ये सरकार तय कर सकती है। देखिए, अगर वो गलत नहीं है तो वो फरार क्यों थे? आखिर उनके घर के सामने नोटिस नहीं, कभी वो फरार नहीं रहे, कभी नहीं फरार रहे, कभी नहीं फरार रहे। वो जब वो अपने घर पर नहीं थे उसी के बाद तो और हमको पूरा भरोसा है अदालत पे कि अदालत हमें इंसाफ देगी। ऊपर 80 से अधिक मुकदमे अदालत पूरा इंसाफ, हमें अदालत पे पूरा भरोसा है कि अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आजम खान दोषी है या नहीं है तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन तमाम कार्रवाई जो है वो भी सख्ती से यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए आपके क्षेत्र की, तो वहाँ पर तमाम किसान जो हैं वो किस तरीके से खुश हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में किसानों के हालात भी अच्छे हैं, राज्य सरकार का कहना है। लेकिन आपके अगर क्षेत्र की बात की जाए तो किस तरीके से यहाँ पर किसानों की समस्या का समाधान किया जा रहा है? लग रहा है दुबे जी, आपने अभी कल की न्यूज नहीं देखी थी। कल एक किसान ने आत्महत्या कर ली, और मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहां पर जनवरी से किसानों को गन्ना का भुगतान नहीं हुआ। आप कैसे कह सकते हैं कि किसान थे वो,
लेकिन मेरा सवाल वही आपसे ये कि आप किस तरीके से अपने क्षेत्र में मैनेज कर रहे हैं? भाई हम जो है अपने लोगों की, अपने किसानों की, गरीबों की समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ती आ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। जहां भी हमें मौका मिलेगा हम मजबूती से सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा तक उनकी आवाज को बुलंद करने का काम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करते रहेंगे और उनको इंसाफ जी, जैसा दिलाएंगे। आप कह रहे हैं कि तमाम किसान जो अभी भी परेशान है और आत्महत्या कर रहे हैं, आपकी जब सरकार थी तो आपने क्या किया? और इस वक्त अगर बात की जाए, अगर इस वक्त की बात की जाए इस महामारी के दौर में, तो आप किस तरीके से किसानों के लिए अपनी आवाज को करेंगे बुलंद? आप हमारे दौर में उठा के देख लें, किसानों का गन्ने का भुगतान होता था। हमारे यहाँ जो है पहले कृषि दुर्घटना बीमा 1 लाख था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस दौर के अखिलेश यादव जी ने उसको 5 लाख कर दिया। किसानों के लिए जो है सुविधाएं हमने दी। मैंने कहा ना कि हम लोग गरीबों के लिए काम कर रहे थे। हमने आपको बताया कि समाजवादी पेंशन योजना हम चला रहे थे। गरीब के पास, जो गरीब गांव में रह रहा है, उसका इलाज कैसे हो, उस इलाज में किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में 102 नंबर, 108 नंबर की व्यवस्था की थी। जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं काफी बहुत सराहनीय है, क्योंकि आपके क्षेत्र में भी सही तरीके से कार्य किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि जनसत्य न्यूज के माध्यम से आप तमाम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं इस महामारी के दौर में? देखिए, मैं आपके माध्यम से पूरी जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी चल रही है, इसमें लोग बचाव करें, जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें और हर इंसान एक दूसरे के साथ खड़ा होकर उसकी मदद करे। कोशिश ये करे कि उसके पड़ोस में, उसके बगल में, उसके गांव में कोई भूखा ना रहे, कोई बेसहारा ना रहे। सारे लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करें, हौसला बढ़ाएं और कोशिश ये करें कि हमारा मुल्क इस महामारी से, इस बीमारी से बाहर निकल के आए और फिर से हमारा मुल्क पूरी आजादी के साथ, जैसे कोरोना वायरस आने से पहले हम लोग जिंदगी जी रहे थे, उसी तरीके से जिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नफीस अहमद तमाम जानकारी के लिए, और आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारियां जो है वो हमसे साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद, जिन्होंने हमसे बातचीत की और कहा कि आने वाले समय में वो किस तरीके से देश के हित के लिए, तमाम जनता के हित के लिए कार्य करेंगे और खास तौर पर किसानों के लिए किस तरीके से कार्य करना है, ये भी उन्होंने बताया। अगर आपको हमारे खास सेगमेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।